Lexus LFA. A car I've looked forward to driving for about 12 years. काइजन नाम की एक जापानीज फिलोसॉफी है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट या फिर किसी चीज पर तब तक काम करना जब तक कि वो परफेक्ट ना बन जाए। और इसी फिलोसॉफी के साथ टोयोटा ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसने जापानीज कार मार्केट में नए स्टैंडर्ड सेट करे। टोयोटा 2000 GT एक मास्टर क्राफ्ट्समैन, शाउटिंग इनटू विंड, जिसने दिखाया कि हाउ मच केपेबल इज जापान। पर न्यू मिलेनियम के साथ टोयोटा फिर से उसी आवाज को जगाना चाहता था, विद ऑब्जेक्टिव टू गो फर्दर, टू गो फास्टर, एंड टू गो लाउडर, जिसका मिशन था दुनिया को बता देना कि टोयोटा अपनी रूट्स नहीं भूला है। द लेक्सस LFA। लेट 90s होकाइडो जापान एक नॉइजी बार में दो लोग एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हुए थे। हारुहिको तानाहाशी टोयोटा के एक प्रीमियर इंजीनियर जो रेस्पॉन्सिबल थे मार्क II, क्राउन और सेलेसिया के डिज़ाइंस के लिए। इनके सामने बैठे हुए थे इनके बॉस तेत्सुओ हथोड़ी, टोयोटा के टॉप इंजीनियर। स्टार्टिंग में सब ठीक था, पर साके के कुछ ग्लास पीने के बाद तानाहाशी हथौड़ी के साथ अपना ड्रीम शेयर करता है, अ ड्रीम टू मेक अ सुपर कार। बट अनलाइक सुपरा जो सिर्फ एक फास्ट कार थी, एंड अनलाइक निसान GTR जो इटालियन कार्स के आगे स्टैंड नहीं कर पाई, ही सेड अ ग्रोन अप सुपर कार। हथौड़ी को उसका आइडिया पसंद आया एंड ही सेड व्हाई नॉट। फिर क्या था, तानाहाशी और हथौड़ी ने टोयोटा की टीम के साथ मिलकर उसी बार में नैपकिन पेपर्स के ऊपर LFA को प्लान किया और टोयोटा का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। उस मीटिंग के ठीक एक महीने बाद तानाहाशी, उसका बॉस और उनकी टीम प्रोजेक्ट को नाम देते हैं P280, जिसके अकॉर्डिंग कार इक्विप्ड होगी एक 10 सिलेंडर इंजन के साथ जो कि कार को 200 mph की टॉप स्पीड को टच करवाने में कैपेबल होगा। ये सब डिसाइड करने के बाद टोयोटा की टीम गैदर होती है शिबुत्सु प्रूविंग ग्राउंड्स में, जो कि टोयोटा की एक सीक्रेट फैसिलिटी थी। पर इस बार वो किसी कार को टेस्ट करने नहीं, बल्कि इस बार वो एग्जामिन कर रहे थे मैकलेन F1 को। अब टोयोटा के पास सब कुछ था, जैसे अनलिमिटेड बजट और एक इंस्पिरेशन। बस किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी एक वर्ल्ड क्लास टीम। लकीली वो एक आदमी को जानता था, हिरोमु नरुसे, एक प्रीमियर जापानीज रेसिंग ड्राइवर जिसने 2000 GT की हैंडलिंग को बेटर बनाया था, और ये रेस्पॉन्सिबल था मोस्ट इम्पोर्टेंट टोयोटास को टेस्ट एंड ट्यून करने के लिए। नरुसे और बाकी मेंबर्स ने मिलकर वो काम किया जो कोई भी कार बनाने से पहले किया जाता है, टू राइट अ मैनिफेस्टो, जिसमें गाड़ी के डायमेंशन से लेकर गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की शेप तक हर चीज लिखी। और फाइनली ईयर 2000 में LFA के डिजाइन्स बनने चालू हुए। पर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो सकता था? टोयोटा के अकाउंटेंट्स, फाइनेंस हेड और मैनेजर को पता लगता है कि टोयोटा अपना ह्यूज कैपिटल किसी अननोन प्रोजेक्ट में लगा रहा है और वो इस प्रोजेक्ट को रुकवाने का ट्राई करते हैं। पर तभी कहानी में एंट्री होती है नरुसे के ड्राइविंग लेसन्स लेने वाले आकियो टोयोटा की, हु वाज सन ऑफ फाउंडर ऑफ टोयोटा हिमसेल्फ। वैसे आकियो का काम था फाइनेंस मैनेजर और अकाउंटेंट्स को हैंडल करना और प्रोजेक्ट P280 को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि LFA के प्रोजेक्ट के लिए टीम के पास अनलिमिटेड बजट था। जैसा मैंने आपको बताया कि मैकलेन F1 को बेंचमार्क की तरह सेट किया गया था, इसलिए कार्बन फाइबर का आइडिया बहुत पहले ही आ चुका था। पर टोयोटा को कार्बन फाइबर के साथ काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, सो दे अवॉइडेड द आइडिया एंड इंस्टेड उन्होंने एल्यूमिनियम यूज़ किया। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी थी और वो थी एक बीटिंग हार्ट।
टोयोटा चाहता तो इसमें V8 भी लगा सकता था, क्योंकि उसका V8 के साथ काम करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर यह प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा खास था, इसलिए टोयोटा ने इसमें 2005 की फॉर्मूला 1 कार्स पे बेस्ड 10 सिलेंडर इंजन बनाया, जिसका नाम था 1LR GUE, एक 4.8 लीटर का इंजीनियरिंग मार्वल जो V8 जितना छोटा और V6 जितना हल्का था। ये इंजन फास्ट तो था ही सही, पर उससे भी ज़्यादा शानदार था इसका साउंड, जिसमें कि इसका केबिन पूरे तरीके से इंजन साउंड से सराउंडेड था। एज ए रिजल्ट ड्राइवर हर एक पेडल शिफ्ट फील कर सकता था, और ये सब पॉसिबल हो पाया यामाहा की वजह से। पर सबसे खास बात थी इसका हाई रेविंग पॉइंट, जिसमें कि इसका नीडल 9000 RPM को इतनी जल्दी टच करता था कि इसने फास्टेस्ट ड्राइविंग कार का रिकॉर्ड तक सेट किया। We gave it the power of a supercar. Then we gave it the precision of a Lexus. And in turn, wrote a new definition of what's possible for an automobile. This is the pursuit of the impossible. This is the pursuit of perfection. एंड फाइनली 2005 के डेट्रॉइट मोटर शो में टोयोटा अपनी LFA या फिर 6 साल से चल रहे सीक्रेट प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने अनवेल करता है, और सब देखते हैं कि ये कोई कैमरी नहीं थी और ना ही ये कोई सुपरा थी, ये एक सुपर कार थी, एक ग्रोन अप सुपर कार। शो के बाद कार की डिमांड स्काई रॉकेट हो चुकी थी, अब बस इंतज़ार था तो कार के प्रोडक्शन का। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, टोयोटा जिन कार्स के साथ कम्पीट करने की सोच रहा था वो सभी LFA से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। जैसे मैकलेन F1 जो LFA के लिए बेंचमार्क थी, उसमें भी कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया था, और तानाहाशी एक बात जानता था कि अगर वो कार्बन फाइबर की तरफ गया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा और टाइम इन्वेस्ट होगा, इसलिए उसने इस आइडिया को पहले भी अवॉइड किया था। पर टोयोटा के R&D मैनेजर काजुओ ओकामोटो कार की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए कहता है, गो विद कार्बन फाइबर। पर टोयोटा के लिए ये इतना आसान काम नहीं था, जिसमें से सबसे पहला टास्क था वर्कर्स को कार्बन फाइबर के साथ ट्रेन करना, और दूसरा था महंगी ऑटोक्लेव मशीन्स जिनसे कार्बन फाइबर बनता है उनको लाना। बट आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years एंड सिंस इट हैज़ अनलिमिटेड बजट दे गेट इट डन। और अब LFA एडवांस थी, रेवोल्यूशनरी थी, रिलायबल थी, और मैकलेन F1 को भी पीछे छोड़ सकती थी। पर ये सब तो कही बातें थी, इसका पता तो रियल टेस्ट में ही लगता, और कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं। टोयोटा ने अपनी LFA प्रोटोटाइप्स को जर्मनी के नर्बर्गरिंग रेस में उतारा, पर टोयोटा को एक रेसिंग टीम की ज़रूरत थी, तो नरूसे के कहने पर टोयोटा ओपन अ रेसिंग टीम, गाजो रेसिंग। पर टोयोटा वहाँ पे जीतने के लिए नहीं, बस सीखने के लिए आया था। ये सीखने के लिए कि हम अपनी कार को और कितना बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि नरूसे का मानना था कि किसी भी कार को टेस्ट करने के लिए रिसर्च टीम की जगह रेसिंग टीम की ज़रूरत होनी चाहिए। एंड फाइनली ईयर 2009 में ऑलमोस्ट 10 साल बाद टोयोटा ने टोक्यो मोटर शो में अपनी प्रोडक्शन रेडी LFA को अनवेल किया, लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। इस बार ना तो कोई सरप्राइज हुआ और ना ही डिमांड बढ़ी। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि लेक्सस LFA एक रेवोल्यूशनरी कार थी जिसका कंपटीशन सीधा इटालियन कार से था? द रीज़न वॉज इट्स बैड टाइमिंग। जब टोयोटा ने 2009 में अपनी LFA रिवील करी, उसी के 2 साल पहले निसान ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन GTR मार्केट में निकाल दी थी, एक ब्रूटली फास्ट कार फुल ऑफ एडवांसमेंट्स, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल। ये था ट्रू रेवोल्यूशन। पर इसका मतलब ये नहीं था कि LFA बेकार थी। असल में इसकी हर एक यूनिट हैंडक्राफ्टेड मास्टरपीस थी। तानाहाशी और उसकी टीम के एफर्ट्स की वजह से वो इसको एक स्पेक्टेकुलर कार बना पाए, इतनी एरोडायनेमिक कि यहाँ तक कि इसके मिरर्स भी ऐसे डिज़ाइन थे जो इसको ग्राउंड से चिपकाए रखते थे। इसका वो हाई रेविंग पॉइंट एंड डायनेमिक इंजन नॉइस, और तो और कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन। ये कार हर मायने में एक बेस्ट कार थी। बस कुछ गलत हुआ तो वो था इसका टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिसे सबसे पहले V10 को बनाना, यामाहा की पार्टनरशिप,
आइडिया ऑफ कार्बन फाइबर एंड रेसिंग। इन सब के अलावा भी एक वजह और थी और वो था इसका प्राइस ऑलमोस्ट $3 लाख और कोई भी बंदा एक लेक्सस के लिए इतना पे करने के लिए तैयार नहीं था। अगर हम निसान GT-R की बात करें तो उसका प्राइस भी LFA के प्राइस से 3 गुना कम था। आफ्टर ऑल भले ही ये गाड़ी सेल्स के मामले में मात खा गई, पर एक चीज़ में ये अभी भी आगे थी और वो था रेसिंग। इसने जर्मनी के नürburgring को कभी नहीं छोड़ा और तो और काफ़ी सालों तक कॉन्कर किया, जैसे ये वहीं के लिए बनी हो। और इसने प्रूव कर दिया था कि टोयोटा कैन बिल्ड फास्ट कार्स।